अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हम हेडर फाइल्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने यहाँ पर जो अपना प्रीवियस लेक्चर है यहाँ पर एंड किया था कि जो हेडर फाइल्स होती हैं उसकी एक्सटेंशन क्या होती है। तो हेडर फाइल की जो एक्सटेंशन है वो .h होती है, ठीक है। ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। प्रीवियस लेक्चर में इसके अलावा हमने डिस्कस किया था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है कि वो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और हेडर फाइल्स के बारे में पढ़ा था। हेडर फाइल्स क्या होती है, इसमें हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस की इन्फॉर्मेशन हेडर फाइल्स के अंदर मौजूद होती है। तो जब भी हमने प्रोग्राम लिखना है C++ का तो हेडर फाइल को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है अपने प्रोग्राम के अंदर। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जो फंक्शंस हमने यूज़ करने हैं अपने प्रोग्राम में उसकी डेफिनेशन हेडर फाइल्स के अंदर मौजूद होती है। तो हेडर फाइल्स को हम किस तरह से ऐड करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर? इंक्लूड के थ्रू। इंक्लूड हमारे पास क्या है? इंक्लूड हमारे पास एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इसके अलावा ये आपको मैंने सिंटैक्स बताया था कि किस तरह से आप हेडर फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले हमने हैश साइन इस्तेमाल करना है, उसके बाद हमने इंक्लूड कीवर्ड इस्तेमाल करना है, सेम ऐसे ही यूज़ करना है जैसे कि आपको यहाँ पर बताया हुआ है। उसके बाद एंगल ब्रैकेट लगानी है, यहाँ पर आपने फाइल का नेम लिखना है, एंगल ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, ठीक है। इंक्लूड के साथ ही आपने एंगल ब्रैकेट लगानी है और क्लोज कर देनी है। तो ये हमारे पास सिंटैक्स था हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने का। अब नेक्स्ट है विच प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज टू इंक्लूड द हेडर फाइल इन C++ प्रोग्राम। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हम यूज़ करते हैं हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए अपने प्रोग्राम के अंदर। तो इंक्लूड हेडर फाइल है। इंक्लूड हमारे पास एक कीवर्ड भी है, एक ये हेडर फाइल भी है। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, सॉरी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है इंक्लूड। इसको हम यूज़ करते हैं हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड करने के लिए, ठीक है। इंक्लूड हमारे पास एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कि हम यूज़ करते हैं हेडर फाइल्स को अपने कंप्यूटर के अंदर ऐड करने के, अपने प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल्स को ऐड करने के लिए। Who provides the header files in C++ प्रोग्राम। अब C++ प्रोग्राम में कौन है जो हेडर फाइल्स प्रोवाइड करता है? द हेडर फाइल्स प्रोवाइडेड बाय द C++ कंपाइलर सिस्टम। C++ का जो कंपाइलर सिस्टम है ना वो हेडर फाइल्स प्रोवाइड करता है C++ प्रोग्राम में। वेयर हेडर फाइल्स आर स्टोर्ड। हेडर फाइल्स कहाँ स्टोर होती हैं? द हेडर फाइल्स आर नॉर्मली स्टोर्ड इन इंक्लूड सब डायरेक्टरी। जो इंक्लूड सब डायरेक्टरी है हेडर फाइल्स वहाँ पर स्टोर होती हैं। द नेम ऑफ हेडर फाइल इज रिटन इन एंगल ब्रैकेट। जो हेडर फाइल का नेम होता है ना उसको हम एंगल ब्रैकेट पे लिखते हैं। जैसे ये एंगल ब्रैकेट है, इसके अंदर हम हेडर फाइल का नेम लिखेंगे। सिंटैक्स ऑफ हेडर फाइल। हेडर फाइल का सिंटैक्स क्या है? ये जो आपको नज़र आ रहा है जैसे हैश इंक्लूड हेडर फाइल नेम, यहाँ पर हम हेडर फाइल का नेम लिखते हैं, ठीक है। द नेम ऑफ हेडर फाइल कैन ऑल्सो भी यूज इन डबल कोट्स एज फॉलोज। जो हेडर फाइल का नेम है ना उसको हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं जैसे हैश इंक्लूड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हेडर फाइल का नेम और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये दूसरा मेथड है हेडर फाइल्स को यूज़ करने का, लेकिन हम अपने प्रोग्राम्स में ज़्यादातर जो है वो ये वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आपने इस वाले मेथड की ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। एग्जाम्पल ऑफ हेडर फाइल जैसे कि हैश इंक्लूड iostream .h। ये हमारे पास एक हेडर फाइल है iostream STREAM.h। अच्छा बच्चों ये आपने याद रखना है, जो स्पेलिंग यहाँ पर लिखे हुए ना हमने उसी स्पेलिंग को इस्तेमाल करना है। अपनी मर्ज़ी से आपने स्पेलिंग को चेंज नहीं कर देना। अगर आप चेंज करेंगे ना तो हमारा जो कंपाइलर है ना उसको नहीं पता चलेगा। कंप्यूटर आपको मालूम है ना कि एक बिल्कुल डम मशीन है जिसको 0 1 के अलावा कुछ भी नहीं पता। जो भी कंप्यूटर से काम करवाना होता है ना उसको पहले हम खुद बताते हैं। जो हम खुद बताते हैं ना उसके मुताबिक हमारा कंप्यूटर परफॉर्म करता रहता है एक्शंस। तो आपको जो स्पेलिंग बताएगी वो जो जिस तरह का कीवर्ड होता है ना उसको इसी तरह से अपना यूटिलाइज़ करना है, अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज नहीं कर देना। तो ये हेडर फाइल की एग्जांपल है कि किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे दूसरा हमारे पास मेथड है हैश इंक्लूड इन्वर्टेड कॉमास iostream.h। ये दूसरा मेथड है हेडर फाइल्स को यूज़ करने का अपने प्रोग्राम के अंदर, लेकिन ज़्यादातर हमने पहला वाला मेथड इस्तेमाल करना है हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए अपने प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। जैसे हैश इंक्लूड math.h। अगर आप मैथ के फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो मैथ की हेडर फाइल को इंक्लूड करना ज़रूरी होगा। और हैश इंक्लूड
इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट मैथ डॉट एज इन्वर्टेड कोमा क्लोज, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच। अब इस हेडर फाइल के बारे में देखते हैं कि ये हेडर फाइल है क्या, ठीक है। द वर्ड आयोस्ट्रीम डॉट एच स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अब यहाँ पर जो आई इस्तेमाल किया हुआ है ना, आई का मतलब है आयोस्ट्रीम के अंदर जो आई इस्तेमाल किया हुआ है इसका मतलब है इनपुट, और जो ओ इस्तेमाल किया हुआ है इसका मतलब है आउटपुट, ठीक है। अब इनपुट और आउटपुट का क्या मतलब है, इनपुट के जो फंक्शंस अपने प्रोग्राम के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे या आउटपुट के जो फंक्शंस अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे, उसकी डेफिनेशन कंपाइलर कहाँ से लेगा, उसकी डेफिनेशन कंपाइलर लेगा आयोस्ट्रीम डॉट एच से। तो जो बच्चे सी पढ़े हुए हैं वहाँ पर तो आप लोग स्टूडियो डॉट एच इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये सी प्लस प्लस है, सी से थोड़ा जो है काफ़ी एडवांस लैंग्वेज है। तो इस सी प्लस प्लस में हम stdio डॉट एच नहीं पढ़ेंगे, नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर सी प्लस प्लस में यूज़ करेंगे आयोस्ट्रीम डॉट एच। आई का मतलब है इनपुट और ओ का मतलब है आउटपुट। इसका मतलब है कि इनपुट और आउटपुट के जितने भी फंक्शंस होंगे उनकी डेफिनेशन कहाँ पर पड़ी होगी, आयोस्ट्रीम डॉट एच में। दिस हेडर फाइल कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ बिल्ट इन इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स। जो बिल्ट इन फंक्शंस है ना इनपुट के और आउटपुट के, उसकी डेफिनेशन पड़ी होगी आयोस्ट्रीम डॉट एच में। जैसे कि आप कह लें कि अगर कह लें कि स्टैट्स के जो बच्चे होते हैं तो वो ज़्यादातर उनका फोकस होता है स्टैट के सब्जेक्ट्स के ऊपर। जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे होते हैं उनका ज़्यादातर फोकस होता है कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स के ऊपर। इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका फोकस होता है इंग्लिश के सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो जो उसकी रेलिवेंट फील्ड होगी ना, उस बच्चे को अपनी फील्ड के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। तो इसी तरह से जो हेडर फाइल होती है ना, उस हेडर फाइल का जो नाम होता है, जो उसका नाम होता है वही उसकी पहचान होती है, ठीक है। जो इसका नाम होगा उसी से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर पड़ी होगी। जैसे कि इसका नाम देखिए IO स्ट्रीम। अब स्ट्रीम जो है इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम, यानी कि इनपुट के जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं और आउटपुट के जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उसकी डेफिनेशन कहाँ पड़ी होगी, आयोस्ट्रीम डॉट एच में। अब हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, इसका क्या मतलब है, आ हेडर फाइल मैथ डॉट एच इज़ यूज इन प्रोग्राम्स टू यूज़ प्री डिफाइंड मैथमेटिकल फंक्शंस। जो प्री डिफाइंड अगर मैथमेटिकल फंक्शंस इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो मैथ की हेडर फाइल इंक्लूड करना ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरी है क्योंकि जो प्री डिफाइंड यानी कि जो बने बनाए मैथ के फंक्शंस हैं, अगर वो उसको हेडर फाइल हमने इंक्लूड की है तो जो हमारा कंपाइलर है वो हेडर फाइल के अंदर चेक कर लेगा कि इस फंक्शन की डेफिनेशन ये है, इस फंक्शन की डेफिनेशन ये है, ठीक है। अब मेन फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। ये हर प्रोग्राम में लाजमी इस्तेमाल होना है, ये इसके बगैर तो प्रोग्राम चल ही नहीं सकता, ठीक है। ये इतना मेन फंक्शन, जैसा कि नाम ही इसका देखें मेन फंक्शन, तो ये मेन फंक्शन है, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। जब तक आप इसको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ नहीं करेंगे ना, तब तक आपका प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। द मेन फंक्शन इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ C++ प्रोग्राम। आपका जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल का मतलब क्या है, अब कंट्रोल का मतलब ये है जिसने इस प्रोग्राम को चलाना है, ठीक है। जब भी मैं कंट्रोल का वर्ड बोलूँगी ना तो आपने समझ आना है कंट्रोल ऐसा पॉइंट है जिसने प्रोग्राम को चलाना है। जब भी कंट्रोल ने प्रोग्राम को चलाने लगना है ना तो सबसे पहले उसने मेन फंक्शन पे आना है, ठीक है। जब भी प्रोग्राम को चलाने लगना है कंट्रोल फंक्शन ने, उसने सबसे पहले मेन फंक्शन पे आना। ये इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ये आप कह लें स्टार्टिंग पॉइंट है C++ प्रोग्राम का। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ C++ प्रोग्राम, देन यू विल आंसर दैट द मेन फंक्शन इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ C++ प्रोग्राम। व्हेन द प्रोग्राम इज़ रन, जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, द कंट्रोल एंटर्स, तो जो कंट्रोल होता है ना वो प्रोग्राम में एंटर हो जाता है। अब कंट्रोल क्या है, जिसने प्रोग्राम को चलाना है, ठीक है। कंट्रोल क्या है, जिसने प्रोग्राम को चलाना है। जैसे ही हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं ना, कंट्रोल प्रोग्राम में एंटर हो जाता है, तो वो कहाँ जाता है, सबसे पहले मेन फंक्शन के पास जाता है एंड स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग इट्स स्टेटमेंट्स। उसके बाद जो कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है ना C++ का, उसके स्टेटमेंट्स उसके बाद एग्जीक्यूट होती हैं। सबसे पहले उसने मेन फंक्शन को चलाना होता है।
ईच प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन फंक्शन, हर प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन को ऐड करना ज़रूरी है। अगर हम मेन फंक्शन को ऐड नहीं करेंगे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। इफ़ अ प्रोग्राम डज नॉट कंटेन मेन फंक्शन इट कैन बी कंपाइल्ड बट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। अगर आपका जो मेन फंक्शन है वो अगर आपने अपने प्रोग्राम में ऐड नहीं किया तो कंपाइलर ने तो कंपाइल कर देना है, लेकिन उसने एग्जीक्यूट नहीं करना उसको। एग्जीक्यूट क्यों नहीं करना? क्योंकि उसके अंदर मेन फंक्शन नहीं है। तो जब तक मेन फंक्शन नहीं होगा ना तब तक कंपाइलर उस प्रोग्राम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन इन द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। हम एक मेन बॉडी के अंदर जो मेन का जो फंक्शन होता है ना उसके जो बॉडी के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हम राइट करना चाहते हैं राइट कर सकते हैं। सिंटैक्स ऑफ मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन का सिंटैक्स क्या है? वाइड मेन, ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। वाइड मेन भी यूज़ कर सकते हैं, इंट मेन भी यूज़ कर सकते हैं। अब इंट मेन क्या है वो आपको बाद में बताऊंगी जब हम प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करेंगे। फ़िलहाल इतना देख लें कि जो सिंटैक्स है मेन फंक्शन का दैट इज़ वाइड मेन। कि पहले हम इसको बताते हैं वाइड है उसके बाद मेन। अब वाइड क्या है? मेन वाइड का मतलब है उसकी रिटर्न टाइप, ठीक है। वाइड में है क्या? ये वाइड हमारे पास है उसकी रिटर्न टाइप। अब वाइड का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, इस वजह से वाइड मेन हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है? इस कर्ली ब्रैकेट को इस्तेमाल करना है। कर्ली ब्रैकेट लगानी है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन यहाँ पर लगाना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये सिंटैक्स है मेन फंक्शन का। सिंटैक्स दोबारा बता देती हूँ। वाइड मेन, मेन को आपने ऐसे ही यूज़ करना है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, स्टेटमेंट्स होंगी C++ प्रोग्राम की, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। व्हाट इज C++ स्टेटमेंट्स? C++ स्टेटमेंट्स का अब क्या मतलब है? द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम रिटन इन कर्ली ब्रेसिस। जैसे कि आपको मैंने ना ये प्रीवियस स्लाइड में बताया ना, यहाँ पर बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर हम अपनी प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं ना C++ प्रोग्राम की, उसको हम कहते हैं C++ स्टेटमेंट्स, ठीक है। इस कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे उसको हम कहेंगे C++ स्टेटमेंट्स। द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम रिटन इन कर्ली ब्रेसिस, जो कर्ली ब्रेसिस के अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं उसको हम कहते हैं C++ स्टेटमेंट्स। द कर्ली ब्रेस इज कॉल्ड ओपनिंग ब्रेस। ये जो आप कर्ली ब्रेस नज़र आ रही है ना ये वाली, इसको मैंने इस कलर भी चेंज किया हुआ है। इसका मतलब है ये ओपनिंग ब्रेस है, ये हमारे पास है क्लोजिंग ब्रेस। द ब्रेसेस आर आल्सो नोन एज डेलीमीटर्स, हम इसको डेलीमीटर्स भी कहते हैं, ठीक है। डेलीमीटर्स भी हम कहते हैं इनको। द स्टेटमेंट्स आर कोलेक्टिवली नोन एज बॉडी ऑफ अ प्रोग्राम। तो ये जो अगर हम सारी स्टेटमेंट्स को इकट्ठा कर लेना तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम की बॉडी है। तो C++ के स्टेटमेंट्स होंगे ना उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं कि बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। ईच स्टेटमेंट इन C++ लैंग्वेज इज टर्मिनेटेड बाय टर्मिनेटर। अच्छा, जब मैंने आपको वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में बताया था ना, तब मैंने आपको टर्मिनेटर के बारे में बताया था कि जो सेमीकोलन होता है ना उसको हम टर्मिनेटर कहते हैं। तो जब भी हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखना है ना तो टर्मिनेटर के साथ टर्मिनेट नहीं करना। लेकिन जो C++ की जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी, जो जितनी भी बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट्स होंगी, उन सब को टर्मिनेटर के साथ टर्मिनेट करना लाजमी है। अगर आप उसको टर्मिनेट नहीं करेंगे तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप जो C++ के स्टेटमेंट्स हैं उनको टर्मिनेट नहीं करेंगे तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। तो जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी C++ के अंदर उन सब को टर्मिनेट करना ज़रूरी है। A statement in C++ लैंग्वेज इज़ एन इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क। जितनी भी स्टेटमेंट्स हम C++ प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे वो क्या होता है? वो इंस्ट्रक्शन होता है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? हिदायत देना। जो हमारे कंप्यूटर को हिदायत देता है कि कौन सा काम कैसे परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि हमारा जो दिमाग है हमें ये हिदायत देता है कि कौन सा काम हमें
करना चाहिए, कौन सा काम हमें नहीं करना चाहिए, या ये सारी चीज़ें जो है हमें हमारे दिमाग की तरफ से इंस्ट्रक्शंस जो है हमें मिलती रहती हैं। तो इसी तरह से जो हमारा प्रोग्राम, जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर आप कह लें कि बिल्कुल नालायक मशीन है, डम मशीन है। उसको 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं पता, उसको नहीं पता ये बाकी चीज़ें दुनिया में क्या हो रहा है। अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा काम मैंने कैसे परफॉर्म करना है? ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर को हिदायत प्रोवाइड करती हैं कि कौन सा काम कैसे परफॉर्म किया जाएगा। अब C++ में जो हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं ना, उसको वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। कंप्यूटर परफॉर्म दीज इंस्ट्रक्शंस 1 बाय 1। अब कंप्यूटर क्या करता है, इन इंस्ट्रक्शंस को 1 बाय 1 परफॉर्म करता है, 1 बाय 1 उनको प्रोसेस करता है इन द सेम सीक्वेंस इन विच द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन। जिस सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं एक प्रोग्राम के अंदर, हमारा कंप्यूटर उसी सीक्वेंस के मुताबिक उन इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल द फॉलोइंग एग्जाम्पल एक्सप्लेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। जैसे कि हैश इंक्लूड iostream.h, ये हमने प्री प्रोसेसर के थ्रू हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया। उसके बाद वॉइड मेन, हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट की है। जैसे सी आउट हेलो वर्ल्ड, ये लिखने का तरीका है बच्चों। इसी फिलहाल ना आप ये देख लें कि ये हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है। फिलहाल इतना अपने माइंड में निकले कि ये इंस्ट्रक्शन है। अभी इस इंस्ट्रक्शन को क्या मतलब है, इसका क्या यूज़ है, इसको मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो ये देखिए लास्ट पे हमने सेमीकोलन इस्तेमाल किया हुआ है। ये सेमीकोलन नहीं, इसको इंग्लिश में हम सेमीकोलन पढ़ते हैं, लेकिन कंप्यूटर में या प्रोग्रामिंग में हम इसको टर्मिनेटर पढ़ते हैं। टर्मिनेटर का मतलब क्या है, लाइन को टर्मिनेट करने वाला, लाइन को एंड करने वाला। अब जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उन सबको टर्मिनेटर के साथ टर्मिनेट करना ज़रूरी होगा। अब देखिए इसको क्लोज कर दिया। ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है C++ प्रोग्राम का। अब ये जो सी आउट है, ये इसका मतलब मैं आपको कमिंग लेक्चर्स में बताऊंगी। फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। तो यहाँ तक अच्छी तरह से लेक्चर को रिवाइज़ कीजिएगा। अगर किसी पॉइंट का समझ नहीं लगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।